नमस्ते एंड वेलकम टू यू ऑल इंडिया अफेयर्स। मैं हूं विकास। नाउ पूरी वर्ल्ड मीडिया की नजर अभी भारत पर है। इंडिया का G20 अब तक का सबसे सक्सेस G20 बताया जा रहा है। आगे वीडियो में इस चीज का सबूत भी दूंगा कि कैसे हम बोल रहे हैं कि G20 इंडिया अब तक का सबसे बड़ा और सबसे सक्सेस G20 है। गाइस, जब रशिया के पुतिन ने ये कहा था कि अगर मेरे स्टैंड को G20 में मेंशन नहीं किया गया तो वी विल ब्लॉक G20 डिक्लेरेशन, तो भारत बहुत ही उदास हो गया था। वर्ल्ड मीडिया भी बोल रही थी कि भारत G20 समिट तो कर लेगा लेकिन डिक्लेरेशन कैसे पास करेगा, क्योंकि रशिया ने वार्निंग दी है। लेकिन गाइस, आपको बता दें कि वर्ल्ड मीडिया रॉन्ग साबित हुई। हमने वर्ल्ड मीडिया को गलत साबित कर दिया है बिकॉज दिल्ली डिक्लेरेशन एक्सेप्टेड बाय ऑल कंट्रीज। और ये बहुत बड़ी बात है क्योंकि G20 के कुछ दिन पहले सबके मन में यही सवाल था कि अगर G20 डिक्लेरेशन पास नहीं हुआ तो इंडिया के G20 का क्या मतलब होगा। गाइस, यहाँ पर अगर आप नहीं समझ पा रहे हैं कि G20 में डिक्लेरेशन क्या होता है तो आप मेरे इस वाले वीडियो को देखिए। जब पुतिन ने वार्निंग दी थी तब मैंने ये वाला वीडियो बनाया था। इस वीडियो में आपको क्लियर समझ में आ जाएगा कि G20 में डिक्लेरेशन क्या होता है और हर G20 डिक्लेरेशन में इस पर सबका साइन होना क्यों जरूरी है। अगर एक भी कंट्री इस पर असहमति दिखाता है तो G20 डिक्लेरेशन पास नहीं होगा। तो इस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप जाकर देख सकते हैं। नाउ आप ये क्लिप देखिए, ये हमारे लिए कितना इम्पोर्टेंट है। अभी अभी एक खुशखबरी मिली है। नई दिल्ली G20 लीडर समिट डिक्लेरेशन पर सहमति बनी है। गाइस, भारत ही एक ऐसा देश है जो बिना किसी देश की निंदा किए सबको एक साथ लेकर चलता है और हमारा लक्ष्य भी यही है, वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर। पिछले साल इंडोनेशिया में जो G20 समिट हुआ था उसमें रशिया की बहुत ही आलोचना की गई थी और इंडोनेशिया के डिक्लेरेशन में यूक्रेन की काफी ज्यादा चर्चा हुई थी। लेकिन आप हमारा डिक्लेरेशन देख सकते हैं, इस पूरे डिक्लेरेशन में मात्र 4 बार यूक्रेन का जिक्र किया गया है, जबकि पिछले साल 2022 में इंडोनेशिया के G20 समिट में 22 बार यूक्रेन का जिक्र हुआ था और रशिया की आलोचना भी हुई थी। यूक्रेन के जेलेंस्की भी वहाँ पर आए थे लेकिन हमने उनको आमंत्रित नहीं किया है। जेलेंस्की ने यह भी कह दिया था कि G20 को G90 कर दिया जाए, रशिया को इससे हटा दिया जाए। लेकिन गाइस, ये भारत है, हमने G20 को G90 नहीं बल्कि G21 कर दिया। इंडिया के G20 में यूक्रेन के जेलेंस्की को आमंत्रित नहीं किया गया था ताकि पुतिन आए, लेकिन पुतिन नहीं आए। अगर पुतिन आते तो ये उनके लिए बड़ी जीत होती, क्योंकि हमने अपने डिक्लेरेशन में ना तो यूक्रेन की निंदा की है और ना ही रशिया की। गाइस, जिस तरह से हमारे यहाँ पर हिंदुस्तान पाकिस्तान है उसी तरह वहाँ पर अभी रशिया और यूक्रेन में वॉर चल रहा है, तो वो रशिया और यूक्रेन का मामला है। रशिया और भारत हम दोनों मित्र हैं, रशिया और हमारा पुराना रिश्ता है और हम अपने फंक्शन में अपने मित्र की निंदा क्यों करें। ना तो हमने रशिया का निंदा किया और ना ही हमने वेस्टर्न कंट्री को करने दिया, बल्कि हमारे पीएम और जयशंकर साहब ने ऐसा खेल खेला कि वर्ल्ड मीडिया देखती रह गई। जितने भी G20 के लीडर्स थे सब ने भारत के डिक्लेरेशन पर सहमति दी है। हमारे विदेश मंत्री जयशंकर साहब से वर्ल्ड मीडिया ने पूछा कि आपने ये कैसे किया, आपने कैसे बाजी पलटा। जो कंट्री पिछले साल रशिया की निंदा कर रहा था वो इस बार दिल्ली में बिना निंदा के सहमत है। उस कंट्री ने इस बार रशिया की निंदा नहीं की। तो जयशंकर साहब ने कहा, बाली वाज बाली, दिस इज दिल्ली। इंडोनेशिया के बाली में पिछले साल G20 समिट हुआ था और बाली बाली था, दिस इज दिल्ली। जो जियोपॉलिटिक्स समझता होगा, स्टडी करता होगा, वही इस चीज को समझ पाएगा कि भारत के लिए G20 का डिक्लेरेशन पास होना कितना इम्पोर्टेंट है, ये हमारे लिए कितनी बड़ी विक्ट्री है। नाउ वीडियो की स्टार्टिंग में मैंने कहा था कि इंडिया का G20 अब तक का सबसे सक्सेस G20 रहा। आप सोच रहे होंगे कि कैसे, हमने तो रशिया की हेल्प की, इससे भारत को क्या फायदा हुआ। तो गाइस, आप ये डाटा देखिए, 2017 में जर्मनी में G20 समिट हुआ था, उसमें टोटल 22 डॉक्यूमेंट थे, उसमें से 8 ही आउटकम आया था। मतलब कितने चीजों पर, कितने मुद्दों पर बातचीत हुई और उनमें से कितना डॉक्यूमेंट पास हुआ, ये सबसे इम्पोर्टेंट है। आप ये डाटा देख सकते हैं, इंडिया में अब तक का सबसे ज्यादा 73 आउटकम निकले हैं। पिछले साल 2022 में इंडोनेशिया में जो G20 समिट हुआ था उसमें 27 आउटकम निकले थे। पिछले जितने भी G20 समिट को आप उठाकर देख लीजिए, इतना सक्सेस G20 कोई नहीं रहा। और गाइस, ये सब इसलिए हुआ है क्योंकि दुनिया को पता चल चुका है कि भारत सबके बारे में सोचता है, सिर्फ अपना फायदा नहीं देखता है भारत। हम पृथ्वी को अपना घर, पृथ्वी के सभी लोगों को अपना फैमिली और सभी के आने वाले कल को लेकर चल रहे हैं। और इसी चीज को देखते हुए हमने G20 को G21 किया। हाँ, ये चीज सही है कि रूस यूक्रेन वॉर चल रहा है, तो गाइस हम हर समिट में, पूरे समिट में उसी चीज को लेकर चर्चा तो नहीं करेंगे। और भी तो देश हैं, और भी तो चीजें हैं, उनका भी तो विकास करना है।
रूस यूक्रेन वॉर अगर 20 सालों तक चलेगा तो क्या हम 20 सालों तक उसी पर चर्चा करेंगे? बाकी देशों का विकास कैसे होगा? भारत का एक ही फॉर्मूला है, सबका साथ सबका विकास, और ये चीज भारत के अंदर भी हो रहा है और हम अब भारत के बाहर भी कर रहे हैं। और इसीलिए हमने अफ्रीकन यूनियन के माध्यम से 55 देशों को G20 में सम्मिलित किया ताकि उनका भी विकास हो सके। इसके अलावा हमने बायोफ्यूल्स अलायंस को भी लॉन्च किया। इस टॉपिक पर मैं अलग से फुल वीडियो लाऊंगा क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है पूरी दुनिया के लिए। इन सब के अलावा भारत ने कहा कि क्लाइमेट चेंज के इम्पैक्ट को समझने के लिए G20 को G20 सैटेलाइट लॉन्च करना चाहिए जो कि दुनिया के क्लाइमेट चेंज की वजह को स्टडी करेगी, और ये तभी पॉसिबल है जब पूरे G20 लीडर्स मिलकर इसे करेंगे। सैटेलाइट लॉन्च भारत कर देगा, लेकिन सैटेलाइट को बनाने में G20 के सभी कंट्री का आइडियाज हो ताकि एक ऐसा सैटेलाइट बने जो पूरे वर्ल्ड के क्लाइमेट चेंज को प्रॉपरली स्टडी करे। तो इस बड़े बड़े टॉपिक को कवर किया जा रहा है जो हमारे पृथ्वी को बेहतर बनाने में मदद करेगा। इसलिए भारत का ये जो G20 समिट है ये सबसे अलग है, सबसे खास है। हमने पहली बार में वो कर दिखाया है जो G20 के स्टार्टिंग से नहीं हुआ था। नाउ जाते जाते आपसे एक सवाल है कि G20 में अफ्रीकन यूनियन को अस्थायी सदस्य के रूप में स्वीकार किया गया, तो अफ्रीकन यूनियन के प्रेसिडेंट कौन है, उनका नाम क्या है? अगर आप जानते हैं तो कमेंट जरूर करें। इसकी चर्चा मैंने पिछले वीडियो में किया था। आई एम वेटिंग फॉर योर कमेंट। नाउ थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।